हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 3 फरवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 3 जनवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि काम की वजह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे जो कि ललन टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी के इन 10 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? तो कानूनी अधिकार किसको दिया गया है? जैसे मनुष्यों को दिया जाता है तो माउंट तारानाकी को दिया गया है। और ये पर्वत पूछ रहा है कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड में है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो माउंट तारानाकी कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। और इसको जो है, इस माउंट को इंसान के समान कानूनी अधिकार जो है प्रदान किया गया है। और इसकी ऊंचाई पूछे कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8,261 मीटर। और इस माउंट तारानाकी को पवित्र स्थान के रूप में घोषित किया गया है। और यहाँ के जो लोग हैं, यानी कि स्थानीय निवासी हैं, जिनको माओरी कहा जाता है, इस माउंट को जो है पवित्र स्थान के रूप में भी मानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कुक है। सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। और न्यूजीलैंड की राजधानी पूछे क्या है, तो वेलिंगटन है। नेक्स्ट देखते हैं कि नाटो का जो 32वां देश सदस्य बना है वह स्वीडन है। नाटो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो मार्क रूटो है। और नाटो का मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका मुख्यालय है। एक्सियोम मिशन 4 या कहें तो AX4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एक्सियोम मिशन 4 के तहत जो है 4 अंतरिक्ष यात्री जो है कहाँ जाने वाले हैं, स्पेस स्टेशन में जाने वाले हैं, जिनमें इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक भारतीय भी शामिल हैं। और ये 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में कितने दिनों तक रहेंगे, तो 14 दिन तक रहेंगे। और अगर बात करते हैं कि जो एक भारतीय जा रहे हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी हैं। ठीक है, अब वहीं बात कर लेते हैं कि हंगरी के भी जो है पहली बार कोई अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं स्पेस स्टेशन में, तो इनको भी याद रख लेना है, टिमोर कापू इनका नाम है। और पोलैंड के भी पहली बार जा रहे हैं, तो इनका नाम है स्लावोज। और बेगी व्हिटसन ये कई बार जा चुकी हैं, तो ये आप सभी को तो याद ही होगा। बाकी के 3 नाम आपको याद रखना है। भारत की तरफ से सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। किस मिशन के तहत जा रहे हैं, तो एक्सियोम मिशन 4 के तहत। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि सरकारी दक्षता विभाग का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है एलन मस्क को और साथ साथ में विवेक रामास्वामी जी को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 किसे दिया गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। ये USA के किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं, तो 47वें क्रम के बने हैं। और इन्होंने ही सरकारी दक्षता विभाग के अध्यक्ष गठन किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो सरकारी कामों में घूसखोरी होती है उसको समाप्त करने के लिए। ठीक है, और इसका अध्यक्ष जो है एलन मस्क और विवेक रामास्वामी जी को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों की स्थापना पूछे कब होती है, तो 1914 में होता है। और इन दोनों का अगर पूछे कि स्थापना किस सम्मेलन से होता है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इन दोनों संगठनों की स्थापना होती है। इसलिए इन दोनों संगठनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा साहब और IMF की अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और दोनों संगठनों का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचो पलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो भारत में टोटल अगर बात करते हैं कितनी रामसर साइट वर्तमान में हो चुकी हैं, तो 89 हो चुकी हैं। पहले कितनी थी, तो 85 थी। 4 इसमें जो है ऐड किया गया है। ठीक है, तो खेचो पलरी अगर पूछे कहाँ पे है, तो यह सिक्किम में है। ठीक है, रामसर साइट्स अगर पूछे कि वर्तमान में भारत में कितनी हैं, तो 85 से बढ़कर 89 हो चुकी हैं। ठीक है, तो याद रखना है भारत में वर्तमान में कितनी है, 89 है। और वहीं जो है रामसर स्थान पूछे कहाँ पे है, तो ईरान में है। और पहली बार जो है 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। और किसके लिए हुआ था, तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है, और वहीं पूछे कि सर्वाधिक रामसर साइट्स जो है एशिया में किस देश के पास है, तो हमारे भारत के पास है। ठीक है, और वहीं पूछे कि विश्व में अगर पूछे भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो UK यानी ब्रिटेन का है। दूसरा स्थान किसका है, मैक्सिको का है। अब बात कर लेते हैं जो 4 जोड़े गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे है खेचो पलरी आर्द्रभूमि कहाँ है, तो यह सिक्किम में है। उधवा झील कहाँ है, झारखंड में।
और थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य और सक्कर कुट्टई पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों जो है कहाँ पे जोड़े गए हैं, ये दोनों जो है कहाँ के हैं, तो ये हैं तमिलनाडु के। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु में है, पहले नंबर पर तमिलनाडु है। दूसरा स्थान अगर पूछे सर्वाधिक रामसर साइट्स किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पहला स्थान तमिलनाडु का, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हरित अवसंरचना और सौर छतों के लिए $500 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा किसने करी है, तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने करी है। ADB की स्थापना पूछे कब हुई है, तो 1966 में हुआ है। ADB का मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान में ADB में 69वां सदस्य कौन जुड़ा है, तो इजराइल जुड़ा है। ADB के अध्यक्ष पूछे कौन है, तो मसातो कांडा हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सचिन तेंदुलकर जी को सम्मानित किया गया है। BCCI के द्वारा जो है अगर बात करते हैं कि कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। और इन्हें यह अवार्ड जो है मतलब किस नंबर का मिला है, तो 31वें नंबर का मिला है। ठीक है। वहीं जो है BCCI के द्वारा और अवार्ड किसको दिया गया है, जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष में जो है पॉली उमरिगर ट्रॉफी किसे दिया गया है, तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। वहीं अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ महिला में पाली उमरिगर अवार्ड किसको दिया गया है, तो स्मृति मंदाना जी को दिया गया है। और BCCI के द्वारा जो है विशेष पुरस्कार किसको दिया गया है, तो R अश्विन जी को दिया गया है। और अभी हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वसारोड्स का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पढ़ाया जा चुका है। तो आप सभी को याद है कि जो वसारोड है ये कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है। इसका सफल परीक्षण अगर पूछे कहाँ से किया गया है, तो उड़ीसा से किया गया है। ठीक है। वसारोड क्या है, तो कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली है, ये आपको याद रखना है। इसका सफल परीक्षण DRDO ने किया है। और कहाँ से किया है, तो चांदीपुर उड़ीसा से किया है। और उसी प्रकार से हमारे देश में अगर पूछे कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली कौन सा है, वसारोड है। और वहीं वायु रक्षा प्रणाली जिसका नाम है समर, ये भी वायु रक्षा प्रणाली है, लेकिन ये जो है लंबी दूरी का है। और इसमें अगर पूछे किस मिसाइल का प्रयोग किया गया है, तो आकाश मिसाइल का प्रयोग इसमें किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल में WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस रोग के मामलों में 69% की कमी करी है, तो मलेरिया से। मलेरिया का रोगवाहक पूछे क्या है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर है। छठा प्रश्न हमारा है, केंद्रीय बजट 2025 और 26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा अनुमान कितना लगाया गया है, तो 4.4%। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि 1 फरवरी को जो है बजट पेश किया गया है। और बजट से हर बार जो है कुमार गौरव सर डेली 1-2 प्रश्न लेकर आएंगे। और हम भी उसी को जो है आप सभी को धीरे धीरे करके सारा पढ़ा देंगे, तो आपको बजट जो है पूरी तरह से आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। तो वित्त मंत्री बात करते हैं कौन है वर्तमान में, सीतारमण जी हैं। और ये जो है लगातार 8वीं बार जो है बजट पेश करके इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है। ये लगातार 8 बार करी हैं, जबकि अगर पूछे सर्वाधिक बार जो है बजट किसने पेश करा है, तो 10 बार पेश कर चुके हैं। लेकिन लगातार जो है मोरारजी देसाई जी लगातार जो है पेश नहीं किए हैं। ठीक है। लेकिन वही पूछे कि लगातार किसने पेश करा है 8 बार, तो यह निर्मला सीतारमण जी ने किया है। अब बात करते हैं कि बजट जो है सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी को पेश किया गया है, जिसकी थीम रखी गई है सबका विकास। ठीक है। और इन्होंने बजट अगर पूछे कितने मिनट तक पेश किया है, तो 77 मिनट तक, यानी 1 घंटा 17 मिनट तक इन्होंने बजट को पेश किया है। जिसमें इन्होंने बजट के बारे में भारत को विकसित करने के लिए 4 इंजन बताया है। कितना, तो 4 इंजन बताया है। इन 4 इंजन को आपको याद रखना है, जिसमें पहला इंजन है कृषि, दूसरा है MSME, तीसरा है निवेश और चौथा है निर्यात। ठीक है। तो ये 4 इंजन हैं। और वहीं पूछे कि विकसित भारत में मार्गदर्शक को क्या बनाया गया है, तो सबका साथ सबका विकास जो है मार्गदर्शक बनाया गया है। और राजकोषीय घाटा 2024-25 में कितना था, तो यह 4.8% था, जबकि जो है 2025-26 में कितना अनुमान लगाया गया है, तो 4.4% लगाया गया है। ठीक है। जो कि अच्छा है। जो जितना जो है राजकोषीय घाटा घटेगा उतना जो है भारत की जो है विकास दर बढ़ेगी। ठीक है। और जितना राजकोषीय घाटा जो है बढ़ता जाएगा उतना भारत की विकास दर जो है घटती जाएगी। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में ब्लूटूथ लो एनर्जी
अवध का अनावरण किसने करा है? तो यह किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, IIT रोपड़ के द्वारा। 7वां प्रश्न हमारा है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? तो फिर एक बार बजट का प्रश्न पढ़ते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 12 लाख। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। वित्त मंत्री जी ने एक नया इनकम टैक्स बिल लाने की घोषणा करी है। अगर बात करें कि वर्तमान में हमारा जो बजट है उसमें कौन सा इनकम टैक्स बिल लागू है, तो यह है 1961 का इनकम टैक्स बिल लागू है, ठीक है। लेकिन अब जो है इसे नया लाने की घोषणा करी गई है और इसमें बताया गया है कि जो इनकम है किसी भी व्यक्ति का सालाना, यानी कि 12 माह में अगर किसी व्यक्ति की इनकम 12 लाख है तो उसको जो है कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 लाख को जो है टैक्स मुक्त किया गया है। लेकिन वही जो वेतन भोगी हैं, यानी कि जिनको वेतन दिया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, अगर उनको जो है टैक्स फ्री करा गया है, उनका कितना रुपया, तो 12.75 लाख रुपया उनका जो है टैक्स फ्री किया गया है, ठीक है। अगर कोई कंपनी है, मतलब मान लीजिए उसका खुद ओनर है, अगर उसकी इनकम जो है साल में 12 लाख है तो उसको टैक्स फ्री किया जाएगा। लेकिन उसी कंपनी में अगर कोई कर्मचारी काम करता है, अगर उसकी इनकम जो है 12.75 लाख है तो उसको जो है टैक्स फ्री किया जाएगा, ठीक है। और इसी के तहत जो है न्यू टैक्स स्लैब भी बनाया गया है, यानी कि अगर किसी का जो है 12 लाख से अधिक है, यानी 12 लाख से लेकर 16 लाख के बीच में है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो इस 4 लाख के लिए कितना टैक्स देना पड़ेगा, 0% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही जो है 4 लाख से 8 लाख हो जाता है तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5% जो है, ठीक है। तो यहाँ पे 5% जो है क्या दिया जाएगा, टैक्स दिया जाएगा। और अगर जो है 8 लाख से 12 लाख इनकम है तो यह कितना दिया जाएगा, तो 10% दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 के बाद अगर जो है 12 के बाद 16%, 12 के बाद 8 और जोड़ देंगे और 12 अगर जो है इनकम जो है अगर कितनी हो जाएगी, मतलब साल में 12 के बाद जितना भी फालतू मतलब पैसा अगर इनकम होगा कितना, अगर 8 लाख महीने है या 12 लाख है तो उस पर जो है 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर जो है 12 लाख से 16 लाख है तो 15% देना पड़ेगा, और 16 लाख से 20 लाख है तो 20%, और वहीं 20 से 24 लाख है सालाना इनकम तो कितना देना पड़ेगा, 25% देना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आपको याद रखना है कि 12% मतलब 12 लाख छोड़ करके अगर उससे अधिक हो जाता है तो यही सब स्लैब जो है लागू होंगे, ठीक है। वहीं 24 लाख से अधिक है तो 30% स्लैब देना होगा। एक और संशोधन किया गया है, पहले किसान क्रेडिट कार्ड पे जो है 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था, लेकिन इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। जल जीवन मिशन 2025 में जो है कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो है पूरे तरह से पूरे भारत में जो है लोगों तक जल जीवन नहीं पहुंचाया गया है, यानी कि जल जीवन मिशन के तहत पानी को नहीं पहुंचाया जा सका है। इसलिए जो है 2025 से जल जीवन मिशन को बढ़ा के 2028 भी कर दिया गया है। अटल टिंकरिंग लैब को जो है अगले 5 वर्षों में 50,000 निर्माण करने की भी इसमें घोषणा करी गई है। 36 जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उनको जो है सस्ती की जाएगी, इनमें जो है कैंसर की भी दवा शामिल की गई है। यूरिया प्लांट अगर पूछे कहाँ लगाया जाएगा तो यह लगाया जाएगा असम में, और मखाना बोर्ड का निर्माण अगर पूछे कहाँ किया जाएगा तो यह बिहार में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है स्वा रेल, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे स्वाहा रेल, ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। बात करते हैं कि इंडियन रेलवे के द्वारा अगर पूछे कि कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया है तो स्वा रेल जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो स्वा रेल ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप के तहत जो है रेलवे की जो कंडीशन है उसके बारे में जान सकते हैं, जैसे आपको टिकट बुक करना हो या कोई पार्सल जो है भेजना हो या अपनी सीट चेक करनी हो या PNR स्टेटस चेक करना हो कि ट्रेन कहाँ पर है, तो इन सभी के बारे में जो है जानकारी अगर पूछें किस ऐप से एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा तो स्वा रेल के द्वारा मिल जाएगा, जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि नौसेना की संपर्क 4.0 आउटरीच पहल कहाँ प्रारंभ होगी, तो यह महाराष्ट्र में प्रारंभ होगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है, तो यह जो है हराकर किसने जीता है, भारत ने किसको हरा के जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका को दूसरी बार भारत ने जीता है। अब बात कर लेते हैं कि अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का ये दूसरा संस्करण है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, मलेशिया के राजधानी कुआलालंपुर में किया गया है, ठीक, कहाँ पर, कुआलालंपुर में किया गया है।
फाइनल मैच जो है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया है, जिसमें इंडिया जीत जाता है और साउथ अफ्रीका हार जाता है। ठीक है, और भारत की कप्तान इसमें कौन थी, तो निक्की प्रसाद जी थी, ये आपको याद रखना है। और इस सीरीज में अगर पूछे कि प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला है, तो गोगुंडी तिरसा को मिला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं कि जो इसका पहला संस्करण हुआ था 2023 में, कब हुआ था, 2023 में, तो कौन जीता था, तब भी जो है इंडिया ही जीती थी। ठीक है, और दूसरा भी इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में इंडिया हॉकी लीग 2024-25 के लिए किसे आधिकारिक प्रसारण भागीदार घोषित किया गया है, तो दूरदर्शन को किया गया है। अगर पूछे कि इंडिया हॉकी लीग के अध्यक्ष कौन है, तो इंडिया हॉकी के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो तैयब इकराम जी हैं। और बेब्स जो OTT प्लेटफॉर्म है, अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो प्रसार भारती ने लॉन्च किया है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत NIVS तारड़ी ने पॉइंट नीमो की यात्रा की है। तो पॉइंट नीमो स्थान पूछ रहा है कहाँ पर है, तो यह प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर है और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। ठीक है, तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाविका सागर परिक्रमा, ये जो है इसका दूसरा परिक्रमा शुरू किया गया है और ये 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया है। कहाँ से, गोवा से शुरू किया गया है, जिसमें जो है भारत का जो जहाज़ है INS यानी इंडियन नेवल शिप तारणी से जो है यह परिक्रमा शुरू की गई है गोवा से। ठीक है, और ये जो है भारत से जब यह गोवा से जो है यह स्टार्ट हुआ है, फिर इसके बाद गोवा से ये जाते हुए यहाँ पे आप सभी को पता है कि इधर कौन सा पड़ जाता है महाद्वीप, तो ये पड़ जाता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो यहाँ से ये निकलते हुए कहाँ पर गई है, इसके बाद कौन सा महाद्वीप पड़ जाता है, तो ये छोटा सा मैं बताऊँगा आप सभी को बनाकर। ये मान लीजिए हमारा हो जाता है दक्षिणी अमेरिका हो जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पड़ता है फॉकलैंड। ठीक है, तो फॉकलैंड पड़ जाता है और इसके बाद जो है ये कौन सा पड़ जाता है महाद्वीप, ये नॉर्थ अमेरिका पड़ जाता है, साउथ अमेरिका पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यात्रा शुरू करके फॉकलैंड पड़ा है, फिर इसके बाद एक बिंदु यहाँ पे पड़ती है जिसको कहा जाता है नीमो पॉइंट। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ से जो है यहाँ पर पहुँच गई है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि ये नीमो पॉइंट जो है किस महासागर में है। तो आप सभी को पता है यहाँ पे हिंद महासागर हो जाता है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर हो जाता है, इधर जो है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक सागर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पैसिफिक ओशियन हो जाता है। ठीक है, तो ये नीमो पॉइंट पूछ रहा है कहाँ, प्रशांत महासागर में। वही फॉकलैंड अगर पूछे कि द्वीप किस महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, और यही जो नीमो पॉइंट है यही पूछ सकता है कि पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है, तो यह नीमो पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर दिनेश सहारा है। स्पीकिंग विथ नेचर पुस्तक किसकी है, रामचंद्र गुहा जी की है। आई हैव द स्ट्रीट पुस्तक किसकी है, R अश्विन की है। वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक किसकी है, तो एस जयशंकर जी की है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व कर लिया है। पता है आज मैं कमरे में वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि थोड़े से मेहमान आए हैं, तो इसकी वजह से मैं छत पर आ गया हूँ और यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए आप सभी को पक्षियों की आवाज़ और अभी कुछ समय पहले जो है आप सभी को स्कूल में घंटे की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ हो तो क्षमा करें। कल से वीडियो जो है हम अपने रूम में बनाया करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।